हाँ विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जो जो विलियन राउल्ट के नियम का पालन न करे उसे कहेंगे अनआदर्श विलियन या नॉन आइडियल विलियन, और जो पालन करे उसे कहेंगे अपने आदर्श विलियन। तो आज हम सीखेंगे कि जो विलियन आदर्श नहीं है उसके कौन कौन से प्रकार हैं और वह उसमें कैसे आपस में दोनों में क्या क्या अंतर है। चलो मान लो कि एक घटक ए है और घटक बी है, दोनों को मिलाने पर विलयन ए बी बनता है। तो अगर जो यहाँ पे आकर्षण होगा और जो यहाँ पे आकर्षण आपस में है बी बी के बीच, वो यहाँ पे होना चाहिए, तो कहलाएगा वह आदर्श विलयन। समझते अपने। चलो भाई, जैसे कि यहाँ पर बताया मैंने कि जो घटक ए हैं उनके बीच में आकर्षण है जो येलो दिखाया गया है, और बी के बीच आकर्षण है दिखाया गया आकर्षण। मिलाने के बाद ये लाइन देखना, जो लाइन दिखा रहा हूँ मैं, ये लाइन यहाँ पर जो नया बन रहा है ए बी बन रहा है, वह आकर्षण भी सेम है। जो यहाँ पे आकर्षण से बल था यहाँ पर था, वह यहाँ बल लग रहा है, तो ये कहलाएगा आदर्श विलयन, कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर बंध तोड़ना है, बंध टूटेगा नया बनेगा, तो बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है। यहाँ ऊर्जा आवश्यक है, यहाँ ऊर्जा मुक्त हो रही है। अब दोनों का समान आकर्षण है, जितनी ऊर्जा यहाँ पे आवश्यक होगी तोड़ने के लिए उतनी ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, तो डेल्टा एच 0 होगा। सेम, कोई भी अंतर नहीं, जितनी ऊष्मा यहाँ देनी पड़ी उतनी मुक्त हो गई, क्योंकि दोनों में सेम आकर्षण है। दूसरी बात देखो, यहाँ पर जो इसका जो सेम आकर्षण है, तो जो उसका आयतन है, जो यहाँ आयतन होगा वही आयतन यहाँ पर भी होगा, क्योंकि दूरी बढ़ी नहीं, कणों के बीच में सेम दूरी है, तो आयतन भी सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात, जो उसका पीए है, जो सब कुछ समान होगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ पे होगा, क्योंकि कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, जो यहाँ पे आकर्षण वही यहाँ पे आकर्षण। लेकिन अगर ऐसा ना हो, चलो मान लो कि अपने ने मिस किया, तो मिलाने के बाद ठीक है इनके बीच में आकर्षण कम हो गया, जो यहाँ पर जो यहाँ आकर्षण था इनके बीच में यहाँ दूरी बढ़ गई, आपस में कम आकर्षण है। तो जो कम आकर्षण होगा तो ऊर्जा कम मुक्त होगी। यहाँ जितनी ऊर्जा दी इसको तोड़ने के लिए वह ऊर्जा प्लस में आती है, यहाँ ऊर्जा मुक्त हो रही है, लेकिन ऊर्जा मुक्त कम मात्रा में होगी। क्यों कम मात्रा में होगी? क्योंकि यहाँ पे बंद नहीं बन पा रहा है, कम आकर्षण है। यहाँ पर डेल्टा एच का मान प्लस में आएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो आयतन था, अणु थोड़े से पास पास में है, यहाँ पर आयतन कम है। ठीक है। और यहाँ अणु दूर दूर हो गए, तो आयतन बढ़ गया। आयतन क्या होगा? डेल्टा वी का माइनस ए का मान भी प्लस में आएगा, इसका आयतन बढ़ जा रहा है, कारण दूर दूर हो जा रहे हैं। अच्छा, और जो पीए का मान बढ़ने वाला है, यहाँ पे जब कम आकर्षण है तो अणु जल्दी से वाष्प बनेंगे इनके अपेक्षा, तो यहाँ पर पीए का मान भी जो आना चाहिए उससे बढ़ जाएगा। और जो पीबी में वही है, जो यहाँ पे बी के अणु जो वाष्प बनते थे, यहाँ वाष्प बन रहे हैं, तो यहाँ वाष्प जल्दी बनेंगे, क्योंकि ये बीच में आपस में कम आकर्षण है, जल्दी वाष्प बनेंगे। तो यहाँ पीबी का मान भी इससे बढ़ जाएगा आदर्श से। बात करें ऋण की, ठीक है, तो यहाँ पर ऋण में क्या होगा भैया? यहाँ पे आपस में मिलाया गया तो आपस में ज्यादा आकर्षण है, ठीक है, इसकी अपेक्षा अणु और पास पास में आ गए, और यहाँ पे ऊर्जा अधिक मुक्त हो गई। ऊर्जा मुक्त होती है तो वह नेगेटिव होती है, ठीक है, नेगेटिव का मान बढ़ गया है। यहाँ पे तोड़ने की ऊर्जा प्लस में और निकलने की ऊर्जा माइनस में, तो माइनस अधिक है, तो इसका मान कैसा आएगा? डेल्टा एच माइनस में आएगा। ठीक है। अणु पास पास में आ गए, जब पास में आ गए तो आयतन कम हो जाएगा। आयतन कम हो गया तो यहाँ आयतन अधिक था, आयतन कम हो गया, तो आंसर भी कैसा आएगा? डेल्टा वी माइनस में आएगा। इसे घटाऊं इसके आयतन से, मतलब इसका आयतन 100 था, 80 हो गया, तो क्या हुआ? आयतन में कितना अंतर हुआ? अंतर आएगा माइनस में। ओके। अब यहाँ पे वाष्प के अणु वाष्प कम बनेंगे। क्यों कम बनेंगे? क्योंकि ज्यादा आकर्षण है तो कम वाष्प बनेंगे, तो जो पीए मिलेगा वह तुलना में कम मिलेगा इसके अपेक्षा। और जो पीबी है, जो यहाँ पर जो आकर्षण था, यहाँ जब ये विलयन में यहाँ ज्यादा आकर्षण हो गया, ज्यादा आकर्षण, तो बी के घटक वाष्प कम बनेंगे। जब वाष्प कम बनाएगी तो पीबी का मान भी कम हो जाएगा। ठीक है। कितने अंतर हो गए? 1 2 3 4, यहाँ 4 अंतर हो गए इन दोनों में। ये कैसा था? धन विचलन, ये था ऋण विचलन, तो ये 4 अंतर, ये पॉइंट हो गया। और आगे बढ़ते अपने, इसके अलावा इसका जो आलेख है, आलेख में अंतर आएगा। यदि विलयन आदर्श है तो जो हरी लाइन है ऐसा आलेख आना चाहिए, जो ये ग्रीन लाइन है ऐसा आलेख आना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर धन विचलन है तो वहां ज्यादा वाष्प बन रही है, बात की अपने यहाँ पे धन विचलन में ज्यादा वाष्प बन रही है, तो आलेख कैसा आएगा? आलेख, टोटल आलेख ऊपर से आएगा, यानी कि धन विचलन है, प्लस में आएगा। जो आलेख आना चाहिए हरे रंग का, उसके ऊपर से आएगा ग्राफ। जो ये लाइन दिख रही है ब्लू या डार्क रंग की, वह आलेख किसका होगा? धन विचलन का। यहाँ जाओ, यहाँ वाष्प कम बन रही है, तो जो हरी लाइन है ये लाइन है आदर्श विलयन की,
तो उससे ग्राफ नीचे आएगा, माइनस में आएगा, सब ग्राफ माइनस में आएगा। तो ये उसका अंतर हो गया, अभी आलेख में अंतर आएगा ये, ठीक है। अब आ जाओ उसके एग्जाम्पल पे। इसके एग्जाम्पल में क्या अंतर है, यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है धन विचलन का, मान लो H2O है, ROH भी है, तो जो H2O में जो H2O के बीच में आपस में बंध बन रहा है, ज्यादा एचा बंध है, ठीक है। अल्कोहल में भी एचा बंध बन रहा है, लेकिन मिलाने के बाद क्या हुआ, पानी के बीच में क्या आ गया, अल्कोहल आ गया, पानी बीच क्या आ गया, अल्कोहल आ गया, ROH अल्कोहल आ गया। अब जो यहाँ पे एचापन अधिक मात्रा में था, एचापन कम हो गया अल्कोहल के बीच में आने से, तो क्या हो गया यहाँ पर, इसमें आकर्षण घट गया, घट गया आकर्षण, क्या हो गया, इसके कहलाएगा धन विचलन, इसका आयतन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा एच का मान भी बड़ा होगा, जैसे अपन जो आगे देख चुके हैं। यहाँ क्या हो रहा है, अगर दूसरा एग्जाम्पल लो पानी का और HCl का, जो पानी में एचापन था, ठीक है, HCl में जो आपस में आकर्षण था, यहाँ क्या हो गया, पानी बीच में ऐसे ऐसे जैसे जैसे पानी है, H2O दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर के पास में HCl का H आ गया, इसके पास Cl नेगेटिव आ गया, सब आयन जो आयन है पानी के आसपास पूरे जुड़ गए। तो ये जो बल बढ़ गया, जो यहाँ पे आकर्षण था उसके पीछे आकर्षण की मात्रा बढ़ गई, जब मात्रा बढ़ गई तो आयतन कम हो जाएगा, उसमें अधिक मुक्त होगी, अधिक नेगेटिव मान आएगा, आयतन घट गया, जो इसमें वाष्प कम बनेंगे तो उससे उसका मान कम हो जाएगा, इसका आलेख कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे अधिक एचाबंध है, अधिक आकर्षण है, यहाँ पे कम आकर्षण है। इसे और एग्जाम्पल है, आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी PDF पे, लेकिन जो समझना कि हर एक पॉइंट का मतलब क्या है। इसमें बुला के एग्जाम में कोई 2 नंबर का आएगा कि 4 अंतर, या आएगा 3 मार्क्स में तो 6 अंतर, और मोस्टली ये MCQ और कि काफी MCQ के लिए, JEE, नीट और गुस्केट के लिए एग्जाम्पल पूछते हैं, इसमें से और कोई ऑप्शन देंगे भाई कौन सा सही है, आपको ये पूरा समझ में आना चाहिए। इसमें का अंतिम अंतर है कि नेगेटिव एजियोट्रोप धन में आएगा और पॉजिटिव एजियोट्रोप माइनस में आता है। इसमें उल्टा करते हैं तो नेगेटिव एजियोट्रोप प्लस में और पॉजिटिव एजियोट्रोप माइनस का एग्जाम्पल इसके उदाहरण में लिखा जाता है। जो अपने इसके लेक्चर पहले कर चुके हैं कि एजियोट्रोप क्या होता है, तो उसके आपस से आपको आइडिया आनी चाहिए। अब यहाँ पर हम एक नया टॉपिक लेंगे कि SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अथवा अर्ध पारगम झिल्ली क्या होती है, उसके प्रकार, फिर आएगा परासरण, ऑस्मोसिस क्रिया क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में आएगा उसके एग्जाम्पल्स, फिर आरो क्या होता है, उसके प्रकार। तो समझते अपने पहला लिखते अपने एक SPM, एक झिल्ली होती है, उसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी में बोलेंगे उससे अर्ध पारगम झिल्ली। इसका नाम इसके ऊपर से है अर्ध पारगम में। इसका मतलब होता है, समझ लो कि जो अपने पास 2 बीकर है, ठीक है, अपने 2 बीकर लिया गया है, यहाँ पे बीच में मैंने लगा दिया SPM, झिल्ली होती है, झिल्ली टाइप का, इसमें बहुत पतले पतले रंध्र या होल छिद्र आए होते हैं, और इसके इस तरफ मंद विलयन है, यहाँ पर विलायक, जो छोटे कण विलायक हैं, बड़े कण विलय हैं। यह कैसा विलयन है, मंद विलयन है। यहाँ पर यह गाढ़ा विलयन है, सांद्र विलयन है, ठीक है, ये डायल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर झिल्ली रखी होगी तो क्या करेगी झिल्ली, खास काम क्या है कि जहां पर कम सांद्रता है वहां से विलायक कणों कहाँ भेजेगी, अधिक वाले में, कम से अधिक की ओर, ठीक है। ये मेन पॉइंट है कि विलायक प्रवाह कम से अधिक की ओर जाएगा, तो झिल्ली को बोलते हैं अपने अर्ध पारगम झिल्ली, ठीक है। तो इसके एक जो घटना हो रही है, देखो यहाँ पे दर्शाया गया व्याख्या है, यदि जो मंद विलयन लिया जाए और 2 अलग अलग विलयन है, उनके बीच में क्या रख दिया गया है, SPM रख दिया गया है, तो मंद विलयन से विलायक का प्रवाह किस तरफ, सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित हो, ये जो प्रक्रम है ये कहलाता है परासरण, या कहते हैं इसको ऑस्मोसिस। अब झिल्ली जो है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, समझते अपने, इसके एग्जाम्पल में आता है MCQ में। तो जो प्रकृति में मिलती है झिल्लियां, जंतु से जंतु में पाई जाती हैं, वनस्पति मूल में होती है, ठीक है, या प्राणी के ब्लेडर में पाई जाती है, और एक पेपर का नाम दिया गया है पार्चमेंट पेपर, ये भी प्रकृति में मिलता है। और जो बनाया गया है, ठीक है, कौन से बनाए गए हैं कृत्रिम रूप से, सल्फन पेपर, बटर पेपर, हाँ, फिल्टर पेपर इसमें नहीं आएगा, आपको ऑप्शन दिया रहे कौन से पेपर अर्ध पारगम झिल्ली में नहीं है, SPM नहीं है, तो फिल्टर पेपर इसमें नहीं आएगा, ठीक है, कहीं छानने के लिए होता है, इसमें घटना नहीं हो पाएगी। अच्छा, अब जो सबसे उत्तम झिल्ली कौन सी है SPM,
तो एक नाम दिया गया है कॉपर फेरोसाइनाइड, उत्तम झिल्ली होती है। तो CO कोष्टक में FeCN6, एग्जाम में आपके MCQ के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते अपने जो अपनी घटना हो रही है प्रसरण की, उसके कुछ एग्जाम्पल अपने दैनिक जीवन में। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। चलो मान लो पानी लिया गया है, पानी में कम सांद्रता है, पानी खाली विलय की होता है, मान लो अगर विलय है भी तो कम मात्रा में है। और जो किशमिश लिया गया है, बोलते हैं सूखी द्राक्ष, इसके जो अंदर का भाग चिकना होता है वह सांद्रता अधिक होती है, ठीक है। अब नियम क्या है, तो पानी कम सांद्र या झिल्ली आई हुई है, वनस्पति की झिल्ली आई हुई है, तो पानी क्या करेगा, कम से पानी विलायक है, कम से अधिक हो जाएगा, तो ये पूरा पानी इस द्राक्ष पे भर जाएगा। द्राक्ष फूल गई, तो द्राक्ष फूल रही है, वो कौन सी घटना से हुआ, वो घटना का नाम क्या है, परासरण। विलायक कम में से अधिक सांद्र की ओर चला गया, इसलिए ये पूरा फूल गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, चलो मान लो कि आपके पास से जिसे अचार बनता है, कच्चे आम का अचार बनता है, तो मान लो कि ये कच्चा आम की फलियां रखी गई हैं, उसमें आसपास नमक का गाढ़ा भी लेंगे, नमक का गाढ़ा नमक डाल देते हैं अपने, नमक को ठोस अवस्था में डाल दो, तो वह कैसा हो गया सांद्र विलयन, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे नमक का कैसा है, सांद्र विलयन है। आम के जो अंदर है, अंदर जो रस है, जो होता है ना कच्चे आम में, जो अंदर का भाग, और तुलना में उसमें कम सांद्रता है, ठीक है। यह जो बाहर है नमक है, पूरा ठोस नमक है, डाल दिया गया अधिक मात्रा में, क्या होगा, तो जो अंदर का पानी है, नमक का पानी है, नमक का विलायक है, वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। जब बाहर निकल आएगा तो उसकी जो फलियां हैं छोटी हो जाएंगी तुलना में पहले के बच्चे, यानी कि अचार बनने के बाद में उसकी फलियां छोटी हो जाती हैं। क्या घटना कहलाएगी, संकुचन की। तो ये घटना भी वही हुई, तो यहाँ पे फूल रहा था, यहाँ पर ये घटना में ये फलियां छोटी हो गई, क्योंकि बाहर का विलयन सांद्र है, यहाँ बाहर का विलयन मंद था। इसके एग्जाम्पल हो गए इसके, तो नाम क्या था घटना का, परासरण अथवा ऑस्मोसिस। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टॉपिक है, इसके ऊपर से आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर या प्रसरण दाब किसे कहते हैं, और उसके आधार पर विलेय का अनुभव निकालना हो प्रयोग करके, उसके लिए समीकरण प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि दो अलग अलग विलयन लिया मैंने, यहाँ लगा दिया मैंने SPM, ठीक है। कैसा विलयन है, ये विलयन सांद्र है और ये विलयन मंद है। ये खाली पानी ले लो या कोई ले लो मंद विलयन, जिसमें विलेय कम मात्रा में हो। जैसा आपको पता है भाई, क्या होगा अगर SPM होगा तो जो विलय खा जाएगा मंद से सांद्र की ओर गति करेगा। अगर यहाँ पे इसकी मात्रा बढ़ेगी, ये पानी की यहाँ पानी यहाँ पे आएगा, इसकी मात्रा बढ़ेगी। यहाँ ऊपर दोनों पे P प्रेशर लग रहा है, वातावरण प्रेशर लग रहा है, यहाँ मान लो पात्र बंद है, यहाँ पर वातावरण दबाव लग रहा है P और P। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो प्रवाह रोक देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से मैं ये एक्स्ट्रा जो P तो है, दाब तो लग ही रहा है वातावरण का, अब जो कोई बाह्य दाब बाहर से लगाऊंगा मैं इस सरफेस पे, यहाँ पे इसके ऊपर, जिससे यह गति रुक जावे, यह प्रवाह रुक जावे, ठीक है। यह जो गति रुक जावे, तो जो दाब लग रहा है एक्स्ट्रा दाब, बाह्य दाब, उसे कहेंगे अपने परासरण दाब, या कहेंगे उसको ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो सिंपल इसकी व्याख्या मिलेगी आपको PDF में, पर आपको समझना आवश्यक है। तो मुझे ये प्रवाह रोक देना है, तो जो अतिरिक्त दबाव लग रहा है बाह्य दाब, वह कहलाएगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर। उसे हम उसे दर्शाते हैं पाई से, ठीक है। तो अगला ये मेन पॉइंट है, ये जो प्रेशर है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई है, यह भी एक अणु संख्यात्मक गुणधर्म है। यहाँ पर जितना सांद्रता अधिक होगी उतना पानी फास्ट स्पीड से आएगा, तो जो इसकी मात्रा, विलय की मात्रा बढ़ेगी, तो मुझे अधिक पाई लगाना पड़ेगा। अधिक पाई लगाएंगे तो ऑटोमेटिक पाई बढ़ गया। तो पाई कैसा गुणधर्म हुआ, पाई गुणधर्म हुआ अणु संख्यात्मक, डिपेंड करता है अणु की संख्या पर, सांद्रता अधिक तो पाई भी अधिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अपने, इसके लिए विलय का अनुभव निकालने के लिए समीकरण इसके आधार पर। तो ऐसा प्रूव हुआ है कि बाय एक्सपेरिमेंट, जो पाई का मान है, अगर T तापमान पर पाई का मान, उसमें विलयन की जो सांद्रता है उसके समानुपात में होता है। P समानुपात है C और T। C क्या कहलाएगा, सांद्रता विलय की मोल पर लीटर में, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा RT, R क्या है, अचलांक है, बन गया CRT। R का मान कितना होता है आपको याद होगा, 0.0831 बार में आता है, वातावरण भी आता है, अलग अलग मान होते हैं।
अच्छा अब आ जाओ, उसी क्या है, मोल पर लीटर है, जो मैंने बात की, लिख दो मोल, विले का मोल बदले में लीटर, मोल पर लीटर, और रख दो मान समीकरण में, क्या हो गया, पाई बराबर N2 मोल पर लीटर, और यहाँ पे RT रहेगा, ठीक है ना। आगे अगला पॉइंट, N2 क्या होता है, विले का मोल है, तो विले का वजन बटे विले का अनुभार, ठीक है, विले का द्रव्यमान बटे उसका अणुद्रव्यमान विले का। अब यहाँ इसका रख दो मान, क्या आपका आ गया, पाई बराबर W2 RT M2 इंटू V। अब यहाँ पर मुझे अगर विले का अणुभार निकालना है, ठीक है, प्रयोग करके, तो M2 आगे ले लो, ठीक है, पाई नीचे आ गया, जो अपने पाई मापेंगे उस विलेन का, उसके नीचे ले लो, तो आ गया विले का अणुभार निकालना हो तो क्या जाएगा, M2 बराबर W2 RT बाय पाई V। W2 विले का वजन जितना घोला गया है उसका यहाँ पे अणुभार हो गया, M2 जो निकालना है, R पता है अपना अचलांक है, T तापमान केल्विन में आएगा, और पाई बार में आएगा, दाब है, और V आएगा लीटर में। चलो यदि ये प्रोटीन बहुलक, कोई और बहुलक हो, कार्बोहाइड्रेट हो, कोई और पॉलीमर हो, और कोई बड़े अणु हो, उनका मोलर अणुद्रव्यमान निकालना हो, ठीक है, कैसे प्रयोग रूप से, तो उसके लिए कौन सी विधियां आपने पढ़े, अभी हर जगह आपने पढ़े थे, वाफ जाप में कमी विधि थी, फिर क्वथनांक उन्नयन, हिमांक नमन और पाई, ठीक है, आपको याद होगा, से अपनी विधि पढ़े थे, डेल्टा टीवी, केबीएम, यहाँ पे एम में अणुभार आता है विले का, यहाँ अणुभार आता है, ये रहा विले अणुभार वाफ जाप में, सब विधियां अलग अलग विधियां हैं। पर इन सभी विधियों में कौन सी विधि, तो परासरण दाब विधि अधिक उपयोगी है, अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों, एग्जाम में लिखा था आपको, आप तो अलग अलग ऑप्शन देंगे, ऐसा क्यों होता है, तो समझते अपने, चलो क्यों ऐसा होता है। भाई इस सूत्र में, जो सूत्र है इसका एम निकालने का, अणुभार निकालने का, उसमें जो टी लिया गया है वो किसका टी है, वह टी है रूम टेम्परेचर, या उसे कहेंगे कमरे के तापमान वाला टी लिया गया है। तो क्या होगा, टी लेंगे तो ये टी लेना आसान है, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, ठीक है, ये काम आसानी से होगा। और जो अन्य विधियां हैं, यहाँ पर टी कैसा है, टी क्वथनांक है, यानी कि टी पूरा पूरा उबलना चाहिए, इतना गर्म करना पड़ेगा तभी दी काम आएगी। यहाँ टी क्या है, इसको ठंडा करना पड़ेगा, तापमान कम करना पड़ेगा, तो ये सबको अलग अलग कार्य करने पड़ेंगे, तब जाके इसका आंसर आएगा। और इसमें भी पी में भी यहाँ पे वाष्प दाब है, गर्म करोगे तो वाष्प बनेगी। यहाँ टी क्या है, सिर्फ रूम टेम्परेचर है, ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं। नंबर 2, और जो अधिक गर्म कर रहे हैं, क्या होता है, प्रोटीन जैसे और चीज भी, पॉलीमर हुए, ये लोग उच्च तापमान पर अस्थायी होते हैं, ये विधि काम आएगी नहीं, ठीक है, विधि काम नहीं आने वाली है। और दूसरी बात, यहाँ पे एम किस में आता है, एम इसमें मोलरिटी में आता है, जो यहाँ पे एम लिया गया है इसमें मोलरिटी में लेंगे, CRT जो C है मोलरिटी में आता है, जबकि यहाँ पे एम क्या है, ये सब मोलालिटी है, तो मोलरिटी अधिक उपयोगी होता है तुलना में मोलालिटी के, ये इसका अणुभार निकालने में। अच्छा, और इस विधि में जो इसकी एक्यूरेसी है, जो इसकी परिशुद्धता है, इनकी अपेक्षा काफी अधिक है। जो अन्य विधियां हैं, ये विधि से अपेक्षा जो इसमें इसका आंसर आता है, इसका मान मिलता है, देखा गया है कि अधिक परिशुद्ध, अधिक मापने योग्य होता है। इसलिए जिसके अणुभार निकालना हो तो ये वाली विधि है, कौन सी विधि, पाई वाली विधि, यह विधि अन्य विधियों से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक उपयोगी है। अब देखेंगे हम कि सम परासरी यानी आइसोटोनिक विलयन, फिर अति परासरी विलयन, हाइपरटोनिक विलयन, लास्ट में अल्प परासरी विलयन मीन्स हाइपरटोनिक विलयन क्या है, इसके एग्जाम्पल कैसे आते हैं और एग्जाम में कैसे पूछते हैं, समझते हैं अपने इसको। अपने इसकी व्याख्या बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन, समप्रसरी अथवा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिन विलयनों का ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब समान हो उसे हम सम परसरी विलयन कहते हैं। भाई पाई समान कब होगा, दाब समान कब होगा, ये कैसा कैसा गुणधर्म है, यह अणु संख्यात्मक गुणधर्म है, मतलब यहाँ पर इनमें विलय कण की संख्या समान होनी चाहिए। दो अलग अलग विलयन है, दोनों में समान विलय कण आए हुए हैं, दोनों का पाई समान होगा तो वे कहलाएंगे समप्रसरी विलयन। अच्छा, अगर दोनों में समान कण आए हुए हैं, दोनों की समान सांद्रता है, तो उसमें कौन सी क्रिया नहीं होगी, उसमें परासरण क्रिया भी नहीं होगी। और अगर समान कण है तो जो अन्य गुणधर्म है, जो अन्य कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो अन्य अणु संख्यात्मक गुणधर्म है, वाष्प दाब में कमी, इसमें क्वथनांक में वृद्धि, हिमांक में कमी, सभी समान आएगी, ठीक है, सभी समान मान प्राप्त होगा। चलो उसका देखते एग्जाम्पल है, सबसे इसका कॉमन एग्जाम्पल है
0.9% WYV के रोमन एटम NaCl का, यह विलियन अपना जो ब्लड है, मानव शरीर का जो ब्लड है, रुधिर है, उसका जो द्रव्य के साथ में सम प्रसारी होता है। यानी किसी को भी दवाखाने में या अस्पताल में किसी को अगर बाटला चढ़े, जब चलता है बाटला, बाटले के ऊपर ऐसा लिखा रहता है 0.9% WYV NaCl। चेक करना आप लोग, कभी गए हो दवाखाने, चेक करना, किसी को बाटला चढ़ रहा हो तो बाटले पे ऐसा लिखा रहता है। तो जो हमारा जो ब्लड में आए हुए घटक कण है, जो कण की संख्या है, सांद्रता है, और जो सांद्रता है 0.9% WYV NaCl की है, समान होती है। तो हमारे दोनों का समान होगा तो ही ब्लड में कोई बाहर की चीज चढ़ पाती है। ठीक है, चलो दूसरा एक एग्जाम्पल समझते हैं जिससे आपको पूरा ख्याल आएगा कि इसका मतलब क्या है। चलो आपको 3 अलग अलग विलेन दिए गए हैं, 0.1 मोलर NaOH, 0.2 मोलर ग्लूकोज, 0.05 मोलर FeCl3। देखना सब में आपको अलग दिख रहा है, इसमें 0.1 मोल है, 0.2 मोल है, 0.05 मोल है, अलग अलग मोल है, सेम अलग कराए हुए। लेकिन हल करने के बाद देखते क्या होता है। यहाँ पे NaOH है, क्या होगा पानी में घोलने के बाद Na+OH-। ठीक है, तो 2 कण हो गए, तो 2 गुणे 0.1 क्या हो गया 0.2 कण, यानी इसका 0.1, इसका 0.1 कितना हो गया 0.2। यहाँ जाओ ग्लूकोज है, इसमें आयनीकरण नहीं होगा तो 0.2 का क्या रहेगा 0.2 ही रहेगा, कण बढ़ेंगे नहीं। और जो आपका FeCl3 है, इसमें 4 कण है, Fe+ का 1 कण और FeCl- Cl का 3 कण, कितना हो गए 4 कण, जो आयन बनना चाहिए। जैसे तो कण यहाँ पर भी है, पानी के इनके आयन नहीं बनते, यहाँ पे आयन बन गए, तो कितने कण हो गए 4 कण हो गए, 3 Cl के 1 Fe का, तो 4 गुणे कर लो, इसमें कितना आ गया 0.2 आ गया, अथवा इसका 0.05 और 3 गुणे 0.05 2 आ जाएगा। कहने का मतलब पानी में घुलने के बाद में सभी में समान कण आए हुए हैं, तो इन सभी का जो पाई है, यानी कि जो उनका प्रसरण दाब है, समान आएगा। तो इस क्या कहलाएंगे, यहाँ पर विलियन A, B और C सम परस्परी विलियन है, अर्थात कि आइसोटोनिक विलियन है। अब इसी पर से आगे बढ़ते हैं। अति परसरी यानी हाइपरटोनिक, हाइपर अधिक, और अल्प परसरी हाइपो, हाइपो कम होता है, हाइपो कम, हाइपर अधिक विलियन की समस्या के बारे में। यदि दो विलियन की तुलना करो, जिसका पाई मतलब परसरण दाब अधिक हो, वह क्या कहलाएगा अति परसरी हाइपरटोनिक, और जिसका पाई कम आवे वह कहलाएगा अल्प परसरी अथवा हाइपोटोनिक विलियन। चलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तुलना कर दोनों में से कौन सा हाइपरटोनिक है, कौन सा हाइपोटोनिक है। तो इतना 0.02 मोलर है FeCl3 है, और 0.06 मोलर क्या है ग्लूकोज है। तुलना करो यहाँ पे, इसमें कितने कण बनेंगे पानी घोलने के बाद में 4 कण। ठीक है, तो 4 गुणे कर लो 0.02, कितना हो गया कण आ गए 0.08 मोल कण आ गए। तो ऐसे हल कर लो भाई 0.02 इसका और 3 बार इसका, कितना मिला के 0.08 हो गया। यहाँ जाओ, इसका आयनीकरण होगा नहीं, उतने कण रहेंगे ग्लूकोज का, तो इसमें कहाँ पे अधिक कण आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये जो ये वाला विलियन है, इसमें 0.08 मोल कण है, वह कहलाएगा अति परसरी, इसका पाई अधिक होगा। जहां पे मोल कम आए हुए हैं, कण कम आए हुए हैं, उसका पाई कम हो जाएगा, और वह क्या कहलाएगा अल्प परसरी विलियन अथवा हाइपोटोनिक विलियन। चलो इसी घटना पर से एक रोग होता है, रोग का नाम है सौफ या एडिमा बोलते हैं इसको। क्या होता है इस रोग में, जो लोग नमक अधिक खाते हैं, ठीक है नमक अधिक खा रहे हैं, तो जो अपनी ये स्किन है, इसके नीचे ठीक है सेल आए होते हैं, इसे कोशिकाएं होती हैं, उत्तक कोशिकाएं होती हैं। अब क्या कोशिकाओं के आसपास अगर नमक अधिक खा लिया गया है, ठीक है, क्या होगा नमक दिखाएंगे तो मान लो कि नमक दिख रहा है आपको जो येलो कलर का, तो जब विलियन सांद्र हो गया है क्या होगा, तो सेल में से पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर निकलेगा पानी, क्योंकि कम से अधिक की ओर पानी निकलता है, तो ये पानी यहाँ जमा हो जाएगा बाहर की ओर, इस कोश के बाहर की ओर। और क्या होगा स्किन में, अपने कोशिकाओं में सूजन, या यहाँ जल धारण होगा, यहाँ जल आ जाएगा पानी निकल के, कहाँ से कोशिकाओं में से, तो इसको बोलते हैं स्थूलता, सूजन। तो इसमें दर्द होता है, शरीर सूज जाएगी। उस रोग का नाम क्या है, सौफ रोग। तो ये कब होता है, नमक अधिक खाने पर। उसकी घटना का नाम क्या है, परासरण। अब देखते हैं अपने कि आरओ क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एग्जाम में 2 नंबर में आता है। इसे कहते हैं प्रतिलोम परासरण। इससे कोई खारा पानी हो, उसे पानी बनाना हो पीने लायक, तो कैसे बनाएंगे वो समझते हैं अपने।
तो यहाँ जैसे दिखाया गया है कि आरओ मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। सबके घरों में आरओ होगा, उससे पानी साफ होता है। जहाँ खारा पानी हो वहाँ ज़्यादा उपयोगी है। इसके अंदर नाम क्या है, प्रतिलोम प्रसरण। मान लो कि दो अलग बीकर हैं, इसमें कौन सा पानी रखा गया है, सागर का पानी है या सांद्र होगा, इसमें अलग अलग लवण आए होंगे, इनकी मात्रा अधिक होती है क्षारों की, लवण की, तो उसे मुझे साफ करना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने यहाँ पे दूसरे बीकर में कैसा पानी है, शुद्ध पानी है, जो चाहिए हमको वो भर दिया गया है। बीच में क्या लगा दिया गया है, एसपीएम। आपको याद होगा कि क्या करते हैं एसपीएम, लगाएंगे एसपीएम, क्या होगा, विलायक कहाँ जाएगा, जो ये मंद है जाएगा सांद्र की ओर, जो विलायक कहाँ जाएगा, सांद्र की ओर जाएगा, तो यह पानी बढ़ेगा। हमें उल्टा करना है, हमें यहाँ से पानी यहाँ लाना है। पानी इसका कार्य है कि मंद में से सांद्र में गति करना। तो चलो देखते हैं अपने, तो एसपीएम कार्य क्या बोलो, विलायक प्रवाह कम सांद्र से अधिक की ओर गति करता है। ठीक है, अपने यहाँ पे पाई लगाएंगे। अब पाई लगाया मैंने, ऊपर से दाब लगाया, तो घटना यहाँ से पानी आना बंद हो गया, पानी यहाँ आना बंद हो गया। अब जो पाई है मैं उससे अधिक दबा लगाऊं, जो पाई क्या करता है, यह प्रवाह रोक देता है। अब जो पाई है, जो दाब है, उससे उच्च दाब यहाँ लगाया जाए, तो एक क्रिया उल्टी हो जाएगी। उल्टी मतलब यहाँ से जो पानी है विलायक प्रवाह सांद्र से कहाँ जाएगा, जाएगा कम की ओर। ठीक है, जो खारा पानी था वहां से जो विलायक खाली शुद्ध पानी यहाँ से यहाँ जाएगा। जो कण आए हुए हैं विलय के, जो कण है खारेपन के या लवण है, वहां रुक जाएंगे, वो आगे नहीं आएंगे। यहाँ साफ पानी आके हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो यह क्या कैसी है, ये क्रिया ऑस्मोसिस की या यह क्रिया प्रसरण की उल्टी प्रक्रिया है। इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि प्रतिलोम प्रसरण। ठीक है, यह कहाँ काम आएगा, यह जहाँ पे भी जिन देशों में पानी की समस्या है या खारा पानी अधिक है, वहां से क्या करते हैं, यह पानी उसे पीने योग्य बनाता है। ये घटना कहलाती है विल लवणीकरण, यानी लवण दूर करना, और इसी द्वारा खारे पानी को पीने योग्य बनाते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, तो इसको अपने ध्यान से करना है पीडीएफ में से।